नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारे शरीर में इतना बड़ा जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर में आते जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे आते हैं। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से पूरे शरीर की हर कोशिका को कैसे मिल जाती है। देखिए, ये सारा काम जो होता है ना, परिवहन परिवहन का जो शरीर में काम होता है, एक परिवहन डिपार्टमेंट भी होता है जिसकी बसें चला करती हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को ले जाती हैं। यहाँ जो हमारे बॉडी का परिवहन सिस्टम है, ये लोगों का नहीं, ये ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन्स का, ऐसे पदार्थों का शरीर की अलग-अलग अंगों में, अलग-अलग कोशिकाओं में परिवहन करता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और जितने भी पोषक पदार्थ हैं वो मिल सके। तो ये कैसे संभव हो पाता है, कैसे ये शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिवहन, परिसंचरण का जो तंत्र है, इसको हम 3 भागों में बाँट सकते हैं समझने के लिए। तो पहला भाग होता है इसका हृदय यानी हार्ट, दूसरा भाग होता है ब्लड और तीसरा भाग होता है ब्लड वेसल्स। हृदय तो वो पार्ट है जो रुधिर को पंप करता है। जो हमारा यहाँ पे जो हृदय होता है वो क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर में पंप करता है। किसको पंप करता है? रक्त को पंप करता है। अब ये रक्त ऐसे ही फैल तो नहीं जाता है शरीर में कि रुधिर ने हार्ट ने ऐसे ही पंप कर दिया, नहीं, बल्कि ये कुछ ब्लड वेसल्स के द्वारा पंप किया जाता है, में होकर पंप होता है। रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिनमें होकर के ये रुधिर पंप होता है। ये रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? सबसे पहली होती हैं धमनियां यानी आर्टरीज, दूसरी होती हैं शिराएं और तीसरी होती हैं केशिकाएं। कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं यानी कैपिलरीज। तो जो ये धमनियां होती हैं, इनमें क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो जो रुधिर को पंप करता है, रक्त को, तो धमनियों में करता है। और धमनियां हमें ऐसे ऊपर से नजर नहीं आती हैं, ये शरीर के थोड़ा अंदर होती हैं, इनकी दीवार भी मोटी होती है। इन धमनियों में हृदय से जो रक्त जाता है वो प्रायः शुद्ध होता है यानी ऑक्सीजन युक्त होता है। क्यों? क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, तो हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त ही शरीर को देता है। अब आप सोचिए, फेफड़ों में रक्त क्यों जाता है? क्योंकि फेफड़ों में रक्त जाता है शुद्ध होने के लिए, यानी वहां से ऑक्सीजन लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि फेफड़ों में जो रक्त जाएगा, फेफड़ों में जो धमनी रक्त ले जाएगी, वो कैसा होगा? अशुद्ध होगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला यही क्वेश्चन पूछता है, हम लोग याद कर लेते थे बचपन में कि धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, तो उसका आंसर ये था कि भाई शुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि हृदय ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है और धमनियां उस रक्त को हृदय से पूरे शरीर में लेके जाती हैं। तो ये अपवाद होता है, अपवाद भी नहीं है, समझने की बात है। कौन सा? कि भाई पल्मोनरी आर्टरी जो है, फुफ्फुस धमनी जो है, उसमें तो हृदय शुद्ध रक्त शुद्ध होने जा रहा है, तो वहां जो रक्त जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? अशुद्ध जा रहा है। तो उसमें कौन सा रक्त बहेगा? उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। अब ऐसा कैसे हो पाता है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त? यहाँ पे शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रक्त से है, और अशुद्ध का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन बहुत कम है। तो अब ये अलग अलग कैसे रह पाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो देखिए, हमारा जो हृदय है वो इस प्रकार से बना है, उसकी संरचना ऐसी है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रक्त अलग अलग रह पाता है। तो अलग अलग रह पाने के कारण पहले हृदय से रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। फिर फेफड़ों से शुद्ध होके फिर हृदय में आता है। फिर हृदय से कहाँ जाता है? शेष शरीर में जाता है। शेष शरीर से शुद्ध होके फिर हृदय में आता है। तो यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र है। शरीर तक जाने में रक्त 2 बार हृदय में आता है, एक बार फेफड़ों से आता है शुद्ध होकर, और दूसरी बार हृदय से पूरे शरीर में जाता है
हृदय में आकर के शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है मनुष्य के शरीर का, इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्यों? अब ये दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों विकसित हुआ, ये भी तो एक सवाल है। तो मनुष्य, देखिए मछलियों में तो ये गहरा ही है, एक रक्त जो हृदय है उसके दो ही पार्ट हैं, एक हिस्सा है वो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, दूसरा हिस्सा है वो पूरे शरीर से रक्त ले आता है। तो खैर, अब हाँ, मैंने इस पे, ये शिराएं होती है क्या करती हैं, अभी हम दोहरे परिसंचरण की बात कर रहे थे। तो एक तो हृदय से रक्त जाता है कहाँ, पूरे शरीर में धमनियों के थ्रू, और हमारे शरीर में रक्त तो उतना ही है, 5-6 लीटर ब्लड होता है। तो वही ब्लड फिर लौट के शरीर से कहाँ आएगा, हृदय में आएगा। अब लौट के धमनियों से तो नहीं आएगा ना, धमनियों से तो केवल जा रहा है, आने वाली ब्लड वेसल तो अलग है, वो होती है जो नीली नीली दिखती है ना, हमारे जो हाथों में पैरों में कई बार दिखती है, और जिनमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। जब नस का इंजेक्शन लगना होता है या किसी टेस्ट के लिए ब्लड निकालना होता है तो डॉक्टर्स इन्हीं में से ब्लड निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। तो ये होती हैं क्या, ये शिराएं होती हैं, और इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, इसीलिए इनका जो कलर है ना वो नीला या हल्का बैंगनी सा नजर आता है। तो ये अंधमनियां जो है वो हृदय से रक्त ले जाती हैं, शिराएं जो है वो शरीर से रक्त को कहाँ लाती हैं, हृदय में। अब यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है, वो क्या है कि भाई शिराओं में से जो रक्त आता है वो तो है अशुद्ध, क्यों अशुद्ध है? क्योंकि शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड उनमें भर दी है और ऑक्सीजन ले ली है उस वाले ब्लड से। लेकिन फेफड़ों में भी तो एक धमनी गई थी, और फेफड़ों का रक्त भी एक सिरा लेके आएगी, तो उसका रक्त कैसा होगा? जाहिर सी बात है उसका रक्त होगा शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त। तो ये हो गई बात। तीसरी ब्लड वेसल थी कैपिलरी। ये कैपिलरी वो होती हैं जहाँ शिराएं और धमनियां आपस में मिलती हैं। अब देखिए, शिराएं और धमनियां आपस में क्यों मिलती हैं? ये आर्टरी है और ये वेन है, ये धमनी है, ये शिरा है। इन्होंने यहाँ पे मिलके एक जाल बनाया हुआ है। इस ब्रांचिंग को, इस जाल को, ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, इनको कहते हैं कैपिलरी या सिरा कहते हैं। ये कैपिलरी और सिराएं क्यों बनती हैं? क्योंकि यहीं पे, अब मान लीजिए जो यहाँ वाला जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ग्लूकोज है, कोई हार्मोन है, तो यहाँ पे वो जो बॉडी की सेल्स हैं वो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेती हैं, ग्लूकोज ले लेती हैं, हार्मोन्स की नीड है तो वो भी ले लेती हैं, और अब इस ब्लड में छोड़ क्या देंगी? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं। अब यहाँ से ये ब्लड यहाँ तक तो फैला था उस अंग में, लेकिन यहाँ से कलेक्ट होना शुरू होता है। इन्हीं इस टाइप की ब्रांचिंग से क्या होता है? कलेक्ट होता है। तो जो ब्लड कलेक्ट हुआ था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। यहाँ से ये आई थी धमनी, और यहाँ इसने जब अपना ऑक्सीजन दे दिया कोशिकाओं को, और उन कोशिकाओं का कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और फिर से इसने एक ब्लड वेसल बनाई, तो उसका नाम हुआ शिरा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये धमनी और सिरा का जो में होके जो ब्लड बहता है वो दोहरे परिसंचरण तंत्र के तहत बहता है, और ये दोहरा परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए हमें मानव हृदय की संरचना को समझना होगा। वो बड़ी जटिल और विकसित संरचना है जिसके कारण ये दोहरा परिसंचरण तंत्र संभव हुआ है। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है, वो प्रश्न क्या है कि भाई ये दोहरा परिसंचरण तंत्र विकसित क्यों हुआ? तो देखिए, हमारा जो शरीर है, मनुष्य जो है ना, वो इस संसार का सबसे विकसित प्राणी है। उसका दिमाग सबसे ज्यादा विकसित है, सोचने समझने वाला प्राणी है। तो उसके शरीर को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए, ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए, अधिक बेहतर परिसंचरण तंत्र चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हृदय में ऐसी संरचना डेवलप हुई कि शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त अलग रह सके, और वो जा सके शरीर के विभिन्न भागों में, और अशुद्ध रक्त यानी जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अलग रह सके, और वो कहाँ जा सके?
फेफड़ों में जा सके शुद्ध होने के लिए। अब ये हृदय की संरचना कैसी होती है और किस तरीके से ये ब्लड जो है ना वो शरीर में बहता है, आइए हम इसको समझते हैं। तो देखिए, ये तो है हमारा हृदय। अब आप हैरान होंगे कि आपने जिस हृदय की कल्पना की थी ना, वो तो ऐसा था, आपने शायद बनाया भी होगा ऐसे करके, और उसमें एक तीर लगा होता है और फिर एक गाना भी लिख दिया गया है ना कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लेकिन शीशे में और दिल में कोई समानता नहीं है। शीशा कांच का बना है, कांच है, और दिल ये मांसपेशियों का बना है। तो खैर, हृदय की संरचना ऐसी ना होके बल्कि ऐसी होती है। अब हम समझते हैं। अब इस हृदय में ना 4 चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट। पहले जो अब एक बात को समझिएगा, जैसे मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ तो ये मेरा बायां हाथ है, तो अगर हम इस वाले हृदय को देखें तो हृदय का बायां हिस्सा है और ये हृदय का दाहिना हिस्सा है। तो इस हृदय में इस तरीके का एक विभाजन है, यानी बायां दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा। तो ये तो एक विभाजन हो गया। अब एक विभाजन ऊपर नीचे भी है। इसे ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। इस हिस्से को हम आलिंद कहते हैं या एट्रियम कहते हैं। तो ये दाईं साइड में है तो दायां आलिंद हो जाएगा, और इससे नीचे वाला जो चैम्बर है इसको हम निलय कहते हैं, यानी वेंट्रिकल कहते हैं। अब आलिंद और निलय करते क्या है, तो देखिए, ये जो आलिंद है ना, इसमें पूरे शरीर का जो ब्लड है वो शिरा में आया, और महाशिरा से होके वो कहाँ आ रहा है, इस आलिंद में आ रहा है। अब जब इसमें रक्त बह रहा है, अब जाहिर सी बात है कोई शिरा ब्लड लेके आ रही है तो वो अशुद्धि होगा। मोस्टली केवल पल्मोनरी वेन को लेके, फुफ्फुसी शिरा को लेके पूरे शरीर का रक्त जो आता है शिराओं के थ्रू वो अशुद्ध होता है। तो ये अशुद्ध रक्त लेकर के इधर से और ऊपर से और नीचे से शिरा आ रही है। कहाँ ब्लड ला रही है ये, तो ये शिरा ब्लड ला रही है आलिंद में। कौन से आलिंद में, दाएं आलिंद में। अब जब इस आलिंद में ब्लड आ रहा है तो ये शिथिल है, कुछ ढीला है, ठीक। तो इसमें ब्लड भर जाता है। जैसे ही ये आलिंद खून से भरता है ब्लड से, वैसे ही ये संकुचित होता है। जो आलिंद है ना वो क्या होगा, संकुचित होता है, यानी सिकुड़ता है। और जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ ये वॉल्व है, इन्हें कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, कपाट। ऐसे दरवाजे नहीं है जैसे हमारे घरों में होते हैं, बल्कि इस विशेष प्रकार के दरवाजे हैं। और इस वाले दरवाजे को ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं कि ये केवल अंदर की इधर ही खुलेगा। इधर खुलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उधर की तरफ भी खुल जाए। यहाँ से ब्लड आएगा तो ये केवल इधर की तरफ ही खुलेगा, और रक्त जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैल जाएगा, और इसमें जब रक्त भर जाएगा तो ये गेट बंद हो जाएगा। ये जो कपाट है ना, वल्व है, ये बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसमें ब्लड आ जाए और ये ब्लड से भरे तो ये तो हो गया निलय। अब आलिंद में तो शिराओं से ब्लड आता है, लेकिन निलय क्या करता है, निलय उस ब्लड को धमनियों में बहुत तेजी के साथ पंप करता है। क्या करता है, निलय पंप करता है। तो जब ये पंप करता है और ये बाहर की तरफ भी खुल जाता तो हो सकता ब्लड यहाँ से भी बहता, लेकिन यहाँ से न बहने के लिए इनकी विशेष संरचना है और केवल अंदर की तरफ ही खुलता है। तो ये अंदर की तरफ खुला और बंद हो गया। अब निलय में क्या होगा, निलय संकुचित होगा, निलय सिकुड़ेगा और बहुत तेजी से क्या करेगा, इस वाले जो ब्लड को क्या करेगा कि ये पंप कर देगा। क्या करेगा, पंप कर देगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये शिराओं से रक्त आया है तो ये वाला ब्लड कैसा था, अशुद्ध था। अब निलय क्या करेगा, फुफ्फुसी धमनी यानी पल्मोनरी वेन में इसको क्या करेगा, पंप कर देगा। अब जब निलय पंप करता है तो बहुत प्रेशर जनरेट होता है। ब्लड जो होता है धमनियों में, आर्टरी में, उसकी दीवार पे दबाव डालता है, तो इसे कहते हैं बीपी। क्या कहते हैं, बीपी यानी ब्लड प्रेशर। अब ये बीपी जब नापा जाता है, जब डॉक्टर इसे नापता है तो 120 से लेके 80 यानी 120 जो ज़्यादा होता है उच्चतम सीमा है और 80 उसकी न्यूनतम सीमा है, तो इतना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का बीपी बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा तनाव में है या वो कुछ बीमार है तो बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी का संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी लगाया जाता है इसीलिए। तो खैर अब ये हो गया। तो इसने क्या किया कि इसने फुफ्फुसी धमनी में इस वाले ब्लड को पंप कर दिया। अब कर तो दिया, ये वाला ब्लड कहाँ चला गया, शुद्ध होने चला गया।
और क्या घटना घटी? अब एक घटना और घटती है, वो क्या है कि ये है आलिंद। कौन सा आलिंद? बायां आलिंद। इस बाएं आलिंद में फुफ्फुसी जो शिरा होती है, कौन? पल्मोनरी वेन, उसके द्वारा ब्लड आता है। किसके ब्लड आ रहा है इसमें? इस तरीके से ये, और ये शुद्ध ब्लड आ रहा है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी ये वाली है और ये है पल्मोनरी वेन। तो इसके तहत इसमें ब्लड आया। जब इसमें ब्लड आता है और ये ब्लड से भर जाता है तो इसमें तो शुद्ध रक्त है। अब शुद्ध रक्त इसमें आया तो यहाँ पे ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये इसका कपाट है। किसका? बाएं आलिंद और बाएं नीला के बीच। तो ब्लड यहाँ जब ये भर जाता है रक्त से, ब्लड से, तो इसमें संकुचन होता है, ये संकुचित होता है। और जब ये संकुचित होगा तो इसमें दबाव पड़ेगा तो सारा ब्लड आके इसमें भर जाएगा। किसमें? बाएं नीले में, लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो कैसा है? शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? बहुत तेजी से इसको महाधमनी में, किसमें? ये महाधमनी में धकेल देगा। और ये रक्त कैसा है? ये शुद्ध है, और ये शुद्ध रक्त जाके पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है ना? पूरे शरीर में धमनियों के तहत चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक दोहरा परिसंचरण तंत्र है, जहाँ पे शुद्ध रक्त एक तरफ रहता है और अशुद्ध एक तरफ रहता है। और शुद्ध रक्त जाता है पूरे शरीर में, अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों में, ताकि उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके। तो ये तो हो गई बात हृदय के परिसंचरण तंत्र की। अब हम एक बात और करते हैं कि ये हृदय का परिसंचरण तंत्र क्यों हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, अक्सर माता पिता और टीचर्स हमें यही समझाते हैं, हमारे बचपन में यही समझाया गया कि आप इसको पढ़िए, याद कीजिए और इसको कॉपी में लिखिए, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स आ सकें 90%, 95%, 99%। या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करिए और वहाँ वो पूछ लेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड आता है, आप उलझ जाएं कि भाई धमनी में तो हृदय से शरीर की तरफ रक्त ले जाती है तो वो शुद्ध होता है, लेकिन वो तो अपवाद है, शुद्ध होता है। ठीक ना? तो ये, लेकिन बच्चों ये जो पढ़ाई है ना, ये इस रटने, नंबर लाने और पास होने से कहीं अधिक है। ये चैप्टर आपको इसलिए तो पढ़ाया ही जा रहा है कि आप पास हो, लेकिन ये इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने शरीर के प्रति सजग हों और उसको स्वस्थ रख सकें, उसको समझ सकें। आजकल के इस दौर में कितने हार्ट जनित प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो वो जब बढ़ती उम्र बढ़ती है ना, तो ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो इनके प्रति लोग सजग रह सकें, अपने जीवन स्टाइल को सही रख सकें, कोलेस्ट्रॉल कम लें, वसाएं कम लें और हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, एक्सरसाइज करें। क्यों? क्योंकि जब हम एक शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो जो हमारी धमनियां होती, मान लीजिए ये कोई धमनी है, ठीक, तो इसमें वसा, फैट, हम इतना ज्यादा फैट खा लेते हैं, इतना, और फिर जो हम फैट नहीं भी खाते हैं, मान लीजिए हम चावल आलू ही रोटी खा रहे हैं, तो जो शरीर का ज्यादा ग्लूकोज है या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो भी फाइनली फैट में बदल जाता है। और जब वो फैट में बदलता है तो कई बार वो इन वाली जो धमनियां है ना, इनमें जमा होने लगता है, ऐसे, इस तरीके से ये, तो धीरे धीरे जमा होता है तो ब्लड का फ्लो कम होने लगता है। ठीक, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ब्लड में फैट इतना अधिक हो जाता है और इतना जमा हो जाता है कि यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, ये जो ब्लड वेजल है, क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक हो जाती है तब फिर उसे कहते हैं ना, अटैक आ गया, हार्ट अरेस्ट हो जाता, तो ये बहुत खतरनाक होता है और इससे जान भी जा सकती है। तो हम इस परिसंचरण तंत्र को इसलिए भी समझें कि कैसे हम अपने हृदय को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, एक स्वस्थ जीवन शैली जिए, किस तरीके का खाना खाएं, हेल्दी फूड लें और एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तनाव कम लें कि ताकि हमारा बीपी ना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य ही अंततः सबसे बड़ा धन है। तो ये सब बातें भी इस चैप्टर के माध्यम से जानने की हैं, समझने की हैं, और यही वजह है कि ये चैप्टर 10th क्लास की बुक में दिया गया है, ताकि बड़े होते हुए बच्चे इन सब बातों के प्रति सजग हों और देश के बेहतर नागरिक बने, सजग नागरिक बने। तो खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।